हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। इस चैप्टर में हम आपको कराने वाले हैं आपके हैंडआउट के सारे सॉल्यूशंस, और सारे ही सॉल्यूशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ खत्म करेंगे। और कुछ इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, यानी हमने एक साइड में टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्विंग टाइम और उनके लर्निंग टाइम लिख दिए हैं। आपको इनसे प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। और ये जो चैप्टर है ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर का ये जो इंडेक्स है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। और वंशागति के आणविक आधार में हम इस तरीके से चैप्टर को लेकर कुछ चलेंगे, अपने सॉल्विंग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन इज। यानी कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मानव डीएनए के अगुणित सेट में आधार युग्मों की संख्या कितनी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्षार युग्म की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि हमें बताइए कि मानव का जो अगुणित सेट डीएनए है, यानी कि जो हैप्लॉइड डीएनए का सेट है, उसमें हमें बेस पेयर्स बताइए, क्षार युग्म बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि हमारे डीएनए का जो अगुणित सेट में क्षार युग्मों की कुल संख्या है, याद रखिएगा हैप्लॉइड नंबर में पूछा है, अगुणित सेट में पूछा है, तो हम लिखेंगे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर द्विगुणित में पूछता तब हम इसका दुगुना लिखते, लेकिन अगुणित में पूछा है तो हम 3.3 लिखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज ए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एट विच पोजीशंस इन आरएनए इन एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एंड एडिशनल ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के डैश कोडॉन से बंधता है। यानी एमआरएनए से किस जगह पर राइबोसोम जाकर जुड़ेगा। तो हम सभी को पता है कि 2 प्राइम वाले पोजीशंस पर जाकर के ये बंधने का काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहे फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी हमसे कह रहा है कि जब हम प्रोटीन निर्माण की बात करेंगे, प्रोटीन को बनाने की बात करेंगे, प्रोटीन निर्माण की बात करेंगे, तो प्रोटीन बनाते समय हमें कह रहा है सबसे पहली जो शुरुआत होती है प्रोटीन बनाने में, उस शुरुआत में राइबोसोम जो होता है वो बाइंड होता है किससे, और किस तरीके के कोडॉन, कौन से प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन निर्माण का जो शुरुआत होता है उसमें पहला कोडॉन जो होता है उसे AUG कहते हैं। AUG हमारा इनिशिएशन कोडॉन है, प्रारंभिक कोडॉन है। ठीक है, ये जो कोडॉन होता है ये एक प्रकार का अमीनो एसिड बनाता है जिसे हम बोलते हैं मेथियोनीन। ठीक, सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनेगा? मेथियोनीन। सबसे पहला इनिशिएशन कोडॉन जिसे कहते हैं वो होता है AUG। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम दे रखा है जिसमें हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड देखा है डीएनए का। उस स्ट्रैंड का क्रम कुछ 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, ATGC ATGC ATGC। अब हमें बताइए व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द मैसेंजर आरएनए। हमें बताइए कि दूत आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। हमने देखा है कि जब भी हम डीएनए से आरएनए का निर्माण देखते हैं
है ना। जब भी हम किसकी बात करेंगे, डीएनए से आरएनए का निर्माण देखेंगे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से कभी भी आरएनए नहीं बनता। डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमें एमआरएनए बनाना है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। हमारे पास क्रम दे रखा है 3 प्राइम और दे रखा है ATGC, फिर दे रखा है ATGC, फिर दे रखा है ATGC और दे रखा है 5 प्राइम। कह रहे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का है, इससे जब हम मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, हमें पता है यहाँ पर सीक्वेंस 5 प्राइम से शुरू होगा। एडेनिन का पूरक क्या होगा, थाइमिन, लेकिन क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता तो हम यूरेसिल लिखेंगे। थाइमिन को हम चेंज करेंगे एडेनिन से, गुआनिन को साइटोसिन से, साइटोसिन को गुआनिन से। सिमिलरली फिर हम यही चीज करेंगे, एडेनिन को यूरेसिल से, थाइमिन को एडेनिन से, गुआनिन को साइटोसिन से, साइटोसिन को गुआनिन से, एडेनिन को यूरेसिल से, थाइमिन को एडेनिन से, गुआनिन को साइटोसिन से और साइटोसिन को गुआनिन से, एंड अगेन 3 प्राइम। तो इस क्वेश्चन के लिए का करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हो, तो एमआरएनए बनाते समय इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमेटिक, समयुग्मकी का क्या एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों युग्मक समान होते हैं उसका क्या एग्जाम्पल है। ह्यूमन में समयुग्मकी अवस्था नहीं होती, पपाया में भी नहीं होगी, अमीबा में भी नहीं, क्योंकि अमीबा में युग्मक ही नहीं बनते, ठीक है। तो समयुग्मकी अवस्था किसमें होती है, क्लैडोफोरा में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए आरएनए डीएनए से बनता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें 3 प्रोसेस पता है जब हम डीएनए को डीएनए से बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन। तो डीएनए प्रतिकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम डीएनए से बनाते हैं आरएनए, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है आरएनए बन रहा है डीएनए से, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये है अनुलेखन प्रक्रिया। अगर एक और प्रक्रिया की बात करें, हमें पता है हमने जो आरएनए बनाया है ये आरएनए कन्वर्ट होता है फिर प्रोटीन में, और इस तरीके के प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, रूपांतरण, ठीक है। तो ये 3 प्रक्रिया हमेशा याद रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुलेखन। कह रहे हैं विच नाइट्रोजीनस बेस, ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, ठीक, यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल आरएनए में होते हैं, ठीक है। तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं है उसे हम कहते हैं यूरेसिल, जो कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, अभी जस्ट हमने इसी जैसा क्वेश्चन किया है। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आरएनए से फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, तो ये जवाब तो गलत है भाई। ट्रांसमिनेशन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है जिसमें हमने डीएनए से आरएनए बनाना है,
गलत जवाब है। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए जो होता है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। और रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी में हम क्या लिखते हैं? अनुलेखन। ठीक है, जिसमें हम डीएनए से आरएनए बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, What is the distance between two strands of DNA? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में कितनी दूरी होती है? तो ये तो रटने वाला एक क्वेश्चन है, हमें पता है 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में, क्योंकि डीएनए हमारा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कह रहे न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड किससे बने हुए होते हैं? तो ध्यान से देखते हैं, दो टर्म होते हैं। एक टर्म हमारा है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोसाइड है दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है पेंटोज शर्करा, है ना, एक होता है पेंटोज शुगर, और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन के क्षार। और इस नाइट्रोजन बेसिस में दो तरीके के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एक नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पाइरीमिडी, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर। तो शुगर एंड अप नाइट्रोजन बेसिस यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे होते हैं न्यूक्लियोसाइड। कह रहे हैं इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%। कह रहा है एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें साइटोसिन की जो संख्या है वो 18% है, ठीक है। हमें बताओ एडिनिन का परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, हमें चारगाफ रूल से पता है जितना एडिनिन है उतना थाइमीन है, जितना गुआनिन होता है उतना साइटोसिन होता है। तो क्योंकि हमें साइटोसिन पता चल गया है तो पता चल गया है कि गुआनिन भी 18% ही होगा, ठीक है। यानी गुआनिन और साइटोसिन की जो मात्रा है वो टोटल 36% तक है ना। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ये दोनों क्या है? 36% तक है। अगर हम 100 में से इस 36% को घटाएंगे तो हमारा आएगा 64%, ठीक। इस 64% में से 2 डिवाइड कर देंगे। अगर हम 36% घटाएंगे तो ये जो मात्रा है वो एडिनिन और थाइमीन की आई है 64%। अगर हमें एडिनिन या थाइमीन की मात्रा चाहिए तो हम 2 का भाग दे देंगे और ये करीब यहाँ पर 32% आएगा। 32% एडिनिन हो गया। अब हमें पता है एडिनिन अगर 32 है तो थाइमीन भी 32 होगा, गुआनिन हमारा 18 है तो साइटोसिन भी 18 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, Which of the following is a substrate for DNA replication? निम्न में से कौन डीएनए प्रतिकृति का क्रियाधार है? यही क्रियाधार डीएनए की कॉपी बनाने का काम करेगा। याद रखना एटीपी नहीं है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज भी एंजाइम है। सबस्ट्रेट होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के साथ साथ सबस्ट्रेट का भी काम करता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है एज कंपेयर टू डीएनए आरएनए इज केमिकली। अगर हम डीएनए और आरएनए का कंपेयर करें तो क्या है सही जवाब? यानी डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप से आरएनए कैसा होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है इक्वली रिएक्टिव एंड स्टेबल। क्या डीएनए जैसा ही रिएक्शन और स्टेबिलिटी आरएनए की होती है? नहीं। लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। क्या कम रिएक्शन दर्शाता है और ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल गलत जवाब।
मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल, बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं और कम स्टेबल होते हैं, जबकि डीएनए जल्दी रिएक्शन नहीं करते और ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आरएनए इज केमिकली मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following are the 3 codons which result in the termination of polypeptide chain synthesis? कह रहे हैं इसमें से ऐसे कौन 3 कोडॉन हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया को रोक देंगे। ठीक, ये तीनों जो कोडॉन होते हैं, इन तीनों कोडॉन को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, स्टॉप कोडॉन का काम होता है कि ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया रोक देंगे। ठीक है, स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं। इस 3 स्टॉप कोडॉन से कोई भी प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती। ये आ गए तो प्रोटीन निर्माण रुक जाएगा। कौन कौन से 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं? एक होता है UAA, दूसरा होता है UAG और तीसरा होता है UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं जिस वजह से अगर ये श्रृंखला में आ गए तो पॉलीपेप्टाइड बनना रुक जाएगा। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डन कर लिए। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सीधे पूछ लिया है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, और बहुत इजी सी बात है कि फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा को परिभाषित किया था कि किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ठीक है, यानी आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कोशिकाओं में अनुवांशिक जानकारी किस दिशा में प्रवाहित होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको चार्ट के फॉर्म में दिखेगा। एक दिखेगा डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है। दूसरी जो प्रक्रिया दिखेगी वो दिखेगी डीएनए से एमआरएनए बनना, और तीसरी जो प्रक्रिया होगी वो दिखेगी एमआरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी डीएनए की प्रतिकृतिकरण। ठीक है, या डीएनए का द्विगुणन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसे आप अनुलेखन कहते हो। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन, जिसे आप रूपांतरण या अनुवादन कहते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या देखना है, सेंट्रल डोग्मा देखना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसमें हमने देखा कि इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। इसमें लिखा है राइट द नेम्स ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड। 2 न्यूक्लिक एसिड के नाम लिखिए। वेरी इजी, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन क्या होते हैं? तो ये भी याद कर लीजिए, एक ऐसे कोडिंग सीक्वेंस या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस जिसे हम एक्सॉन नाम देते हैं, ये ऐसे तरीके के सीक्वेंस होते हैं जो कोडिंग या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक, तो कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताइए।
इन दोनों के बीच में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं और उनके बीच में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हमें पता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। इनके बीच में अंतर देखना है हमें। देखो ध्यान से भाई, सबसे पहला जो हम अंतर देखेंगे उसको हम लिखेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है उसे हम बोलते हैं, सबसे पहला तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखो डीएनए क्या क्या चीज है। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डीएनए में क्या होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड द्विरुज्जीय संरचना है। डीएनए जो होता है इसमें जो शुगर होती है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, तो डीएनए में जो शर्करा है उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, या डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो डीएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक, वो होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, जो डीएनए होते हैं ये डीएनए ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही किसकी, डीएनए की। डीएनए ज्यादातर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर जीवों में जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ज्यादातर ये आपको जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में दिखेंगे। वहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए जो होता है उसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जो आरएनए होते हैं इसमें जो शुगर पाई जाती है वो होती है राइबोज। ठीक है, तो इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर। ठीक, अब हमारा जो आरएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस देखते हैं। इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, लेकिन डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो क्या ये जेनेटिक मटेरियल है, तो राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल होते हैं लेकिन बहुत कम। ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं कुछ वायरसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए और आरएनए में अंतर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम
राइट द नेम्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग। वेरी इजी। अभी जस्ट ये जो डायग्राम है इसमें कह रहा है निम्नलिखित चित्र में ए बी सी के नाम लिखिए। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये आपकी किताब में दे रखा है। ये है एक सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम, ठीक है। इसमें हमने देखा डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बारे में बताइए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसमें रिपटिक यूनिट होती है न्यूक्लियस के अंदर किसकी, क्रोमेटिन की। तो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम। Each nucleosome is performed by wrapping of negatively charged DNA around the positively charged histone octamer। यानी न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन नामक नाभिक में एक संरचना को दोहराई जाने वाली इकाई होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का निर्माण सकारात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों ओर ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए को लपेटकर किया जाता है। यानी ध्यान से समझो, हम सभी को पता है कि जो डीएनए होते हैं, इस डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक है। साथ ही साथ ये जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये डीएनए इतना लंबा है कि इसको सेल के न्यूक्लियस में डालना मुश्किल हो सकता है। तो हम इस डीएनए को क्या करेंगे, पैक करेंगे। इस डीएनए को पैक करने के लिए हम एक प्रोटीन की मदद लेते हैं जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन एक प्रकार का बेसिक नेचर वाला प्रोटीन है। हिस्टोन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी हिस्टोन का एक अष्टक होते हैं, ऑक्टेमर होते हैं। इस ऑक्टेमर के चारों ओर डीएनए क्या होता है, लपेटा होता है। और इस पूरे संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जो हमारी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। सबसे पहली बात कह रहा है द लूजली बाउंड क्रोमेटिन मटेरियल्स इन अ टिपिकल न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। यानी कि नाभिक में जो ढीले ढीले पैक होते हैं क्रोमेटिन, उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन ऐसे क्रोमेटिन जो बहुत टाइट पैक होते हैं उन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ढीले ढीले जो क्रोमेटिन सामग्री पाई जाती है उसे आप कहते हो यूक्रोमेटिन, और जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। राइट अ नोट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है, सीधी सी बात है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। कह रहा है नाइट्रोजिनस बेसेस सीक्वेंस इन ह्यूमन डीएनए आर ऑलमोस्ट सेम। जितने भी प्रकार के जितने भी ह्यूमंस है उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है। यानी हम कह सकते हैं करीब 99.9% तक सेम है। समझ आई। यानी ह्यूमंस में 99% से ज्यादा डीएनए एक जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। सिर्फ छोटे से जगह पर डीएनए का सीक्वेंस चेंज है हर किसी में, उसी को हम ढूंढ लेते हैं और उसी से हम उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। ठीक, तो कह रहा है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस इन एवरी ह्यूमन डीएनए आर ऑलमोस्ट सेम। इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन के जीनोम में
जो हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम होता है वो 3 इंटू 10⁹ नाइट्रोजनस बेस पेयर का होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में हम एक ऐसे तरीके का मेथड यूज करते हैं जिसमें हम दो पर्सन्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। इस तरीके की टेक्निक में जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है वो अप्लाइड होते हैं और सच स्मॉलर डीएनए सेगमेंट्स आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, और इसी तरीके से हम बहुत बार इसका दोहराव करते हैं और एक समय के बाद हम इनकी एक फोटो लेते हैं और उस फोटो को पुराने डीएनए सैंपल से मैच करा के क्या कर लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल लेंगे। ये किन किन मामलों में करी जाती है, व्यक्ति की जेनेटिकल पहचान या मर्डर वगैरह के केस में, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में आजकल इसका यूज हो रहा है। ठीक, तो कह रहे हैं मानव डीएनए में नाइट्रोजनस बेस अनुक्रम लगभग समान होते हैं। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। अगुणित सेट ऑफ जीनोम की बात हो रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम की तुलना और विश्लेषण करी जाती है। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम रिपीटेटिव डीएनए अनुक्रम लागू करते हैं और ऐसे छोटे डीएनए खंड को कई बार दोहराकर एक प्रतिकृति उसकी बना लेते हैं और उसको मिलाते हैं पुराने डीएनए सैंपल से। इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ट्रांसपोजांस। जंपिंग जीन भी इसी को कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं ट्रांसपोजांस जो होते हैं जिन्हें आप जंपिंग जीन कह रहे हो, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये डीएनए सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो मूव या जंप कर सकते हैं एक लोकेशन से जीनोम में दूसरे लोकेशन पर। ये मूवमेंट सेम क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है और डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है, और ये ऑल्सो जेनेटिक मेकअप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोजांस को जंपिंग जीन भी कहते हैं क्योंकि ऐसे डीएनए अनुक्रम हैं जो जीनोम के अंदर ही अपनी जगह बदल सकते हैं, चाहे यह सेम क्रोमोसोम में जगह बदल लेंगे या डिफरेंट क्रोमोसोम में जगह बदल लेंगे, और इसकी वजह से कोशिका के जेनेटिक मेकअप चेंज हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजांस। व्हाट इज एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहे बताइए एक्सॉन और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। कह रहे दे आर स्मॉलर सेगमेंट्स, ये छोटे सेगमेंट्स होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के जीन्स के, विच आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड। ये अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके से अल्टरनेट सीक्वेंसेस होते हैं जिसे आप एक्सॉन और इंट्रॉन कहते हो, और इनका ही प्रेजेंस कोडिंग सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम होता है, और नॉन कोडिंग के लिए देखा जाए तो इंट्रॉन्स का काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्सॉन का काम होगा। यानी हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन के छोटे खंड होते हैं जो वैकल्पिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, और ऐसे वैकल्पिक अनुक्रमों को हम एक्सॉन या इंट्रॉन कहते हैं। एक्सॉन प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजनी क्षार की कोडिंग अनुक्रम की उपस्थिति देखता है, जबकि इंट्रॉन्स में नॉन कोडिंग अनुक्रम होते हैं। तो कोडिंग के लिए एक्सॉन, नॉन कोडिंग के लिए इंट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड व्हाट इज कोडिंग स्ट्रैंड्स। यानी टेम्पलेट रज्जु क्या होता है, कोडिंग रज्जु क्या होता है। अब ध्यान से सुनना। एक प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में हम क्या बनाते हैं, डीएनए से आरएनए। ठीक है, हम सभी को पता है डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिखते रहे, और आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएस लिख दे रहे हैं। ठीक, हमें पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, लेकिन हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। ठीक है, मान लो हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कुछ इस तरीके से खोल दिया।
ठीक है। जिस स्ट्रैंड से डीएनए के आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बन जाएगा? आरएनए। जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है इसे आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हो। ठीक, आइए देखते हैं डायग्राम में। हमने कहा ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन तक है, दूसरा स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन से। जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की स्ट्रैंड पर है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, देखो यहां पर 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा, और जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, इससे एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। एक्सप्लेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। वेरी इजी। इनिशिएशन कोडॉन का मतलब होता है ऐसा कोडॉन जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ये जो कोडॉन होते हैं ये अमीनो एसिड बनाते हैं। कौन से प्रकार का अमीनो एसिड बनाएंगे? AUG। उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं मेथियोनीन। ठीक, तो सबसे पहले प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया करने के लिए जो कोडॉन आता है वो AUG होता है, और सबसे पहला अमीनो अम्ल मेथियोनीन बनता है। फिर धीरे धीरे और कोडॉन आते जाएंगे, अमीनो एसिड जुड़ता चला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन प्रोटीन जब बन गया है ना, प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन निर्माण रोकने के लिए, ठीक है, प्रोटीन निर्माण रोकने के लिए जो कोडॉन आते हैं उन्हें आप टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहते हो। ठीक है, ये जो स्टॉप कोडॉन है ये संख्या में 3 होते हैं, UAG, UGA, UAA। ठीक, ये अगर आ गए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। कह रहा है हमें प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताइए विथ सुटेबल डायग्राम। डीएनए प्रतिकृति या द्विगुणन का सचित्र वर्णन करिए। अब ध्यान से सुनो, ये जो प्रक्रिया है इसमें हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में हम डीएनए की एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बनाते हैं। ठीक है, अब डीएनए की एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी जो बनती है ये सेल डिवीजन के पहले बनती है, ताकि हर कोशिका में एक जैसा डीएनए जाए। सेल डिवीजन के समय में एक फेज आता है जिसे एस फेज कहते हैं सेल साइकिल का। इस समय में डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये प्रोसेस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। कह रहे डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ क्रिएटिंग 2 आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज फ्रॉम 1 ओरिजिनल। एक डीएनए से उसी का जस्ट सिमिलर कॉपी बनाना डीएनए रेप्लिकेशन है। अ प्रोसेस इसेंशियल बिफोर सेल डिवीजन, ये प्रक्रिया सेल डिवीजन के पहले करी जाती है। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द डबल
हेलिक्स with each strand acting as a template, यानी कि इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोलना होता है ताकि डीएनए का हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट जैसा काम करे। यही टेम्पलेट नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो है हेलिकेज, जो डीएनए को खोलने का काम करेगा। आरएनए प्राइमर्स जो प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर्स क्रिएट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बना लेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरी साइड हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज एंजाइम से जोड़कर लैगिंग स्ट्रैंड भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यानी कि डीएनए प्रतिकृति एक मूल संरचना होती है जिसमें हम मूल डीएनए से दो समान डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। कोशिका विभाजन से पहले होनी चाहिए ये प्रक्रिया ताकि हर कोशिका में समान प्रकार का डीएनए हो। इसमें हमारा जो मूल डीएनए है उसके डबल स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा और हर स्ट्रैंड एक टेम्पलेट जैसा काम करेगा। यहाँ पर उसी टेम्पलेट से नए पूरक रज्जुक का निर्माण होता है। इसमें कुछ प्रमुख एंजाइम है हेलिकेज जो डीएनए को खोलने का काम करते हैं, प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो नए नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बनाते हैं। एक नया स्ट्रैंड लगातार बनता है जिसे आप अग्रणी रज्जुक यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड कहते हो, और दूसरा छोटे छोटे खंडों में बनता है जिसे ओकाजाकी खंड या फिर पश्चगामी या लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डायग्राम याद करना इसको। देखो ध्यान से, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के, एक हिंदी में डायग्राम लगा रखा है, एक इंग्लिश में, ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के सबसे पहले खुलेंगे। खुलने के बाद देखो एक स्ट्रैंड से कंटिन्यूअसली नया स्ट्रैंड्स बन रहा है और एक से खंडों में बन रहा है, और इसे ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से एक स्ट्रैंड से क्या होगा, कंप्लीट डीएनए बनेगा, यानी एक डीएनए स्ट्रैंड दो डीएनए स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या किया है, हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए को खोला है। जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलता है, डीएनए के हर स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। नया स्ट्रैंड बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम प्राइमर्स जोड़ेगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक जगह पर कंटिन्यूअसली डीएनए बनाना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनने लगते हैं और ये फ्रेगमेंट्स में बनने वाले डीएनए लाइगेज एंजाइम से जुड़कर एक स्ट्रैंड बना लेते हैं, यानी हमारा एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। कह रहे ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की डबल हेलिकल संरचना बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, डीएनए की। डीएनए एक ऐसी डबल हेलिकल संरचना है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, यानी इसमें दो रज्जुक होते हैं और ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से हेलिकल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, घूमे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए है इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, जो कि एक तरीके का पेंटोज शुगर है। ठीक है, इस डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट बॉन्ड और ये दोनों आपस में जुड़कर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए है इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, जिसमें हम हमेशा याद रखेंगे कि एडिनिन दो बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ा हुआ होता है, गुआनिन तीन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से। तो एडिनिन के बीच में और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है।
ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि शुगर फॉस्फेट का डीएनए का क्या होता है, बैकबोन। डीएनए में शुगर और फॉस्फेट जो होता है वो क्या बनाता है, बैकबोन, डीएनए की रीढ़। ठीक है, और यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कैसे होंगे, अंदर की तरफ होंगे, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो कि हमने कहा कि डीएनए डबल हेलिकल संरचना है जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर्स में जुड़े हुए हैं, घूमे हुए। ठीक है, जिसमें किनारे की तरफ जो डंडे आपको दिख रहे हैं, किनारे की तरफ जो घूमा हुआ, ये शर्करा और फॉस्फेट का बना हुआ रीढ़ है, बैकबोन है, और अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसेस जोड़े में मौजूद हैं। एडिनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का एक पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं डीएनए के सारे स्ट्रक्चर्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम दे रखा है, इसको लेबलिंग करना है, वेरी इजी है ना। सबसे पहली बात कह रहा है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी क्या होगी, देखो यहां पर मैंने कर दिया है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई है, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर हमसे कह रहा है ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी क्या है, हमने यहाँ पर लिख दिया है 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर कह रहा है एक पूरे घुमाव के बीच की दूरी क्या है, तो हमने बोल दिया है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि इस वाले स्ट्रक्चर को हम मान लो 3 प्राइम कह रहे हैं, तो ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर दिख रहा है इसको हम कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड का बना हुआ बैकबोन, और अंदर की तरफ यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेसिस। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस डायग्राम की पूरी लेबलिंग है। अगला क्वेश्चन, हाउ वॉज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, हु हैज परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट। जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग किसने सिद्ध किया था और किस पर सिद्ध किया था। तो सबसे पहली बात, रूपांतरण प्रयोग जो था उसको सिद्ध किया था ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपने इस प्रयोग के लिए यूज करे थे चूहे, और इन्होंने यूज किया था एक बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, यानी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया और चूहे के बीच में ये प्रयोग किया गया था। अब ध्यान देना, इस पूरे प्रयोग में सबसे पहले एक चूहा लिया गया और उस पर सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, कितने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, 4। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रयोग में निमोनिया फैलाने वाला जीवाणु था। ठीक है, तो इसमें क्या था, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। याद रखना, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के यहां पर यूज किए गए थे 2 टाइप के स्ट्रेन। ठीक,
एक जो स्ट्रेन यूज किया गया था उसका नाम दिया गया था आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का जो नेचर था वो कैसा था, रफ। और आर स्ट्रेन जो थे ये डिजीज कॉजिंग नहीं थे, यानी ये रोगजनक नहीं थे। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रेन था उसको हम कहते हैं एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का नेचर स्मूथ है क्योंकि इनमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, और ये जो स्ट्रेन है ये रोगजनक थे, रोग फैलाने वाले थे, इनसे रोग फैल रहा था। इन्हीं दोनों स्ट्रेन का यूज करके चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में चूहा लिया गया और उस चूहे को आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट कराया गया, इसमें इंजेक्शन डाल के आर स्ट्रेन चूहे में। इस कॉम्बिनेशन में चूहा जो था वो जिंदा था। ठीक। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करा गया उसमें चूहा लिया गया और अब इस चूहे पर इंजेक्शन लगाया गया एस स्ट्रेन का, और इस कंडीशन में चूहे की मृत्यु हो गई, चूहा मर गया। ठीक। तीसरा कॉम्बिनेशन लिया गया जिसमें चूहा लिया गया और चूहे में गर्म किया हुआ स्ट्रेन डाला गया, एस स्ट्रेन। ठीक है। तो चूहे में गर्म किया हुआ क्या डाला गया, एस प्रभेद डाला गया। इस कंडीशन में चूहा जिंदा रहा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट लास्ट में किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में चूहा लिया गया, इस चूहे में आर स्ट्रेन डाला गया और आर स्ट्रेन के साथ साथ मिक्स करके डाला गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन डाला गया तो अब जो चूहा है वो मर गया। यानी इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसा है जो अपने नेचर को रूपांतरित कर दे रहा है। यानी कि ग्रिफिथ ने ये देखा कि शायद ये जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन के लक्षण को रूपांतरित कर लिया है और अब चूहा मर गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से रूपांतरण सिद्धांत दिया गया। ठीक। किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये पूरा का पूरा हैंडआउट सॉल्यूशन खत्म होता है। अब एक अगले चैप्टर पर आगे चलेंगे। हमारा 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं अगले नए सॉल्यूशंस वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।